शेयर मार्केट में शेयर्स के दाम हर पल घटते बढ़ते रहता है। कभी टाटा मोटर, मारुति, एल&टी का भाव ऊपर तो कभी एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक का भाव नीचे। कभी रिलायंस टीसीएस ऊपर तो आईटीसी ब्रिटेनिया नीचे। कभी पूरा निफ्टी और सेंसेक्स ऊपर तो कभी पूरा निफ्टी और सेंसेक्स नीचे। ओह, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि कहना क्या चाहते हो। तो आज के वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी शेयर का प्राइस ऊपर नीचे क्यों होता है, वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो किसी शेयर प्राइस को लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में इफेक्ट करते हैं। उसके बाद इन्वेस्टमेंट बेसिक्स में हम देखेंगे कि इन्वेस्टर्स को, खासकर नए इन्वेस्टर्स को, इन मुख्य बिंदुओं को ध्यान में रखकर अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने चाहिए। किसी भी इन्वेस्टमेंट का बेसिक्स क्या है? बाय लो, सेल हाई, यानी आपको कम में खरीदनी है कोई चीज और ज्यादा में बेचनी है। तो जब तक आप यह साइकिल पता नहीं लगाएंगे कि कब कोई चीज नीचे आ चुकी है, कब कोई चीज बहुत ऊपर जा चुकी है, तब तक आप इन्वेस्ट कैसे करोगे? तो बेहतर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वह है इंफॉर्मेशन। आज के डेट में इंफॉर्मेशन के बहुत सोर्स है और इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है। आज से 20-25 साल पहले इंफॉर्मेशन बहुत कम होते थे और जिनके पास होती थी वह बहुत अच्छा पैसा बना लेते थे। आज के डेट में इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो गई है और इसमें से 90% इंफॉर्मेशन यूजलेस होती है और केवल 10% ही रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, काम की इंफॉर्मेशन होती है। दूसरी जरूरी चीज़ होती है नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, कि कैसे हम आज के डेट में जो इंफॉर्मेशन की बाढ़ आई हुई है उससे यूजलेस इंफॉर्मेशन को हटाकर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन से अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकें। इन्वेस्टमेंट के लिए तीसरा जरूरी चीज है वो है आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी, यानी रिस्क लेने की क्षमता, और अंत में ऑफ कोर्स पैसा तो चाहिए ही। तो इस तरह आप चाहे कोई भी इन्वेस्टमेंट करें, चाहे वह जमीन हो, स्टॉक्स हो, सोना चांदी हो, कुछ भी हो, उनके बेसिक्स यही है। सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि किसी भी स्टॉक का प्राइस डिसाइड कैसे होता है कि वह 100 से नीचे 98 रुपये, 97 रुपये, 95 रुपये होगा या 100 से ऊपर 101, 102, 105 रुपये होगा। तो यहाँ पर लागू होता है डिमांड एंड सप्लाई रूल। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आप सब्जी बाजार में आलू लेने जाते हैं और आपको यह रियलाइज होता है कि पिछले सप्ताह आलू का प्राइस 20 रुपए केजी था और अब 30 रुपए केजी हो गया है। ऐसा क्यों हुआ? तो शायद आलू की सप्लाई कम हो गई थी या फसल ही खराब हो गई थी, इस वजह से दाम बढ़ गए। सेम केस उल्टा भी हो सकता है। अगर सप्लाई बहुत ज्यादा है, डिमांड कम, तो आलू का दाम 20 से घटकर 15 या 10 भी हो सकता है। तो यह चीज हम सभी को समझ में आता है कि डिमांड एंड सप्लाई की वजह से किसी भी चीज का प्राइस ऊपर और नीचे होता है। शेयर मार्केट को भी हम वेजिटेबल मार्केट से जोड़कर देख सकते हैं। यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट है। अगर किसी शेयर का डिमांड बहुत ज्यादा है, यानी खरीदने वाले बहुत ज्यादा है और बेचने वाले कम, तो जो व्यक्ति ज्यादा प्राइस पे करेगा उसको वह शेयर मिल जाएगा। और ऑनलाइन यह प्रक्रिया कंटिन्यूअस चलते रहता है और प्राइस धीरे धीरे बढ़ते रहता है। यदि किसी शेयर का डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई कम, उदाहरण के तौर पर अगर सप्लाई 10,000 शेयर की है और डिमांड 1 लाख शेयर की है, तो जो ज्यादा प्राइस पे करेगा उसको वह शेयर मिलेगा। और कभी कभी यह शेयर प्राइस 10% तक एक सप्ताह या 15 दिन में भी बढ़ जाता है, या अगर कोई पॉजिटिव न्यूज आ गया तो 2 दिन में भी बढ़ सकता है। इसी तरह इसका उल्टा भी होता है। यदि किसी शेयर का सप्लाई बहुत ज्यादा है, उदाहरण के तौर पर यदि 10,000 शेयर सेलिंग के लिए अवेलेबल है, बहुत ज्यादा लोग बेचना चाहते हैं लेकिन खरीदना बहुत कम लोग चाहते हैं, लोगों को लगता है कि अब इस शेयर में ज्यादा दम नहीं है, खरीदार बहुत कम है, तो इस स्थिति में सेलर्स को अपना प्राइस घटाना होगा, तभी उनको बायर्स मिलेंगे। यदि 100 की चीज है तो 99 करने होंगे, 98 करने होंगे। इस तरह करते करते एक सप्ताह, 1 महीना में 10% तक गिर भी सकता है। अब तक हमने जाना कि डिमांड और सप्लाई की वजह से किसी भी शेयर के दाम घटते बढ़ते हैं। अब सवाल आता है कि आखिर यह डिमांड और सप्लाई क्रिएट कैसे होता है? वो कौन से फैक्टर होते हैं जो डिमांड और सप्लाई को प्रभावित करते हैं? तो डिमांड और सप्लाई डिपेंड करता है किस तरह का इंफॉर्मेशन
किसी पार्टिकुलर कंपनी के बारे में आ रहा है। अब किसी कंपनी के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन आ सकता है? आपकी एनुअल रिपोर्ट आता है साल में एक बार हर लिस्टेड कंपनी का, साल में 4 बार हर लिस्टेड कंपनी के अर्निंग्स रिपोर्ट आते हैं। अगर किसी कंपनी के कोर्ट केस चल रहे हैं तो उसका जजमेंट कैसा आ रहा है वह देखना पड़ता है, पॉजिटिव न्यूज़ है या नेगेटिव न्यूज़ है। कंपनी के कॉन्फ्रेंस कॉल होते हैं, कंपनी अपने प्रेस रिलीज देती है, न्यूज़ स्टोरीज छपती हैं। आज के डेट में सोशल मीडिया पर इतनी सारी न्यूज़ आती है। साथ में मार्केट बज कैसा है, किसी कंपनी के बारे में मार्केट के सेंटिमेंट्स क्या है। तो ये सारे इंफॉर्मेशन ट्रेडर और इन्वेस्टर अपने अपने तरीके से प्रोसेस करते हैं। तो चाहे हम इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो, हमें डिपेंड करना पड़ता है इंफॉर्मेशन पे, और वह इंफॉर्मेशन पॉजिटिव है या निगेटिव है। शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव है, लॉन्ग टर्म में निगेटिव है, शॉर्ट टर्म में निगेटिव है, लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव है। तो ये सारा एनालिसिस हमें करना पड़ता है और देखना पड़ता है कि कौन सा इंफॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है, कौन सा यूजलेस, या फिर किसी का कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। तो यह इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के लिए हमें पता होना चाहिए कुछ फैक्टर जिस पर स्टॉक प्राइस मूवमेंट डिपेंड करता है। कंपनी के बारे में आने वाला इंफॉर्मेशन डिमांड और सप्लाई को प्रभावित करता है, और डिमांड और सप्लाई के कारण किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर नीचे होता है। शेयर मार्केट में अलग अलग तरह के लोग हैं, कुछ इन्वेस्टर हैं, कुछ ट्रेडर हैं, और उन सभी का सेम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का, एनालाइज करने का तरीका और स्टाइल अलग अलग है। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के लिए हमें पता होना चाहिए कुछ ऐसे फैक्टर्स जिस पर स्टॉक प्राइस मूवमेंट डिपेंड करता है। इसमें सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट है कंपनी के फंडामेंटल्स। अब फंडामेंटल्स में क्या क्या चीज आता है वह एक एक करके डिस्कस करते हैं। फंडामेंटल्स में सबसे इम्पोर्टेंट है कंपनी के अर्निंग्स, यानी कंपनी की कमाई कैसी हो रही है, लॉस मेकिंग है या प्रॉफिटेबल कंपनी है। दूसरी चीज जो फंडामेंटल में आती है वह है कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। तो किसी कंपनी के स्टॉक प्राइस में कंपनी के अर्निंग्स और उसके फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स दोनों रिफ्लेक्ट करती है। उसके बाद आता है कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, कभी पास्ट में कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ है कंपनी में, या कोई कंपनी नीतिगत काफी अच्छी है। तो इथिकली स्ट्रॉन्ग कंपनी, एक प्रोसेस फॉलो करने वाली कंपनी लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा करती है। अब आता है कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, और क्या कंपनी के पास कुछ ऐसी चीज है जिसको रेप्लिकेट कर पाना काफी मुश्किल है। तो इस तरह की कंपनी भी लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा करती है। उसके बाद आता है कंपनी का एक्सपेंशन प्लान क्या है, क्या कंपनी फ्यूचर में अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का विस्तार करना चाहती है। अब कुछ निगेटिव्स की बात करें तो कंपनी के पास डेट कितना है, अगर बहुत ज्यादा कर्ज है तो वह कंपनी के लिए निगेटिव होता है। अगर कंपनी के प्रोमोटर ने शेयर्स को प्लेस किया है, यानी गिरवी रखकर लोन लिया है, तो वह भी कंपनी के लिए निगेटिव होता है। तो यह सारी चीजें हमें कंपनी फंडामेंटल्स में देखनी होती है, जिस पर बहुत ज्यादा स्टॉक प्राइस डिपेंड करता है। तो यह कंपनी के जितने भी फंडामेंटल्स होते हैं या प्राइस को जनरली लॉन्ग टर्म में काफी प्रभावित करते हैं। इसीलिए जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं वह कंपनी के फंडामेंटल्स पे विशेष ध्यान देते हैं। शॉर्ट टर्म में हमें टेक्निकल फैक्टर देखने होते हैं। अब टेक्निकल फैक्टर में क्या क्या आता है, तो पहला है पॉजिटिव एंड नेगेटिव न्यूज। यहाँ हमें एनालाइज करना रहता है कि जो न्यूज आ रहा है उसका इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म में है या लॉन्ग टर्म में है, और बेस्ड ऑन दैट अपने डिसीजंस लेने रहते हैं। इसके अलावा टेक्निकल एनालिस्ट चार्ट्स एंड पैटर्न्स को एनालाइज करते हैं कि हिस्टोरिकली कोई स्टॉक कैसे मूव किया है, उस हिसाब से फ्यूचर मूव को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे डिलीवरी परसेंटेज देखनी होती है, वॉल्यूम ब्रेकआउट देखा जाता है, मूविंग एवरेजेस देखे जाते हैं। इन सभी के बारे में हम आने वाले वीडियो में विस्तार से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ओवरऑल निफ्टी और सेंसेक्स के मूव को भी देखा जाता है कि मार्केट ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। तो ये कुछ चीजें हमें टेक्निकल फैक्टर में देखनी होती हैं। अब आता है मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर। तो देखा जाए तो मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में इफेक्ट करते हैं। तो इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर सबसे पहले आता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जो किसी भी देश राज्य के लिए बहुत जरूरी है। कोई भी बिजनेस अच्छे से तभी ग्रो कर सकता है
जब देश या राज्य में एक स्टेबल गवर्नमेंट हो और साथ में बिजनेस फ्रेंडली भी हो। हमने पास्ट में देखा है कि जब भी मेजोरिटी गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, चाहे वो कांग्रेस की थी या अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, मार्केट ने काफी अच्छा किया है। इसके अलावा जो भी गवर्नमेंट है वो कैसी पॉलिसीज बनाती है, बिजनेस फ्रेंडली है या नहीं है, वह भी बिजनेस को इफेक्ट करती है। खासकर कुछ ऐसी कंपनी है जो गवर्नमेंट पॉलिसीज पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, जैसे पावर कंपनीज, सोलर कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज इत्यादि। इसके अलावा ओवरऑल इकोनॉमी कैसे चल रही है, चाहे वो इंडिया की इकोनॉमी हो, वर्ल्ड की इकोनॉमी हो या जिस देश में हमारी कंपनी ऑपरेट करती है उस देश की इकोनॉमी हो। इसके अलावा एक और इकोनॉमिक फैक्टर है, वह है इन्फ्लेशन यानी महंगाई। अंत में आता है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, यानी वर्ल्ड में कंट्रीज के बीच आपसी संबंध कैसे हैं। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी मार्केट को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। रशिया यूक्रेन के समय हमने देखा है कि कैसे वर्ल्ड के सभी कंट्रीज के मार्केट अफेक्टेड हुए थे। इस तरह हमने आज के वीडियो में जाना कि किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर नीचे क्यों होता है, साथ ही उन सारे फैक्टर्स का ओवरव्यू देखा जिनकी वजह से शेयर प्राइस अफेक्टेड होता है। आशा करता हूं कि जानकारी भरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड के कुछ ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।